हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम वेक्टर चैप्टर में फिलहाल थियरी स्टडी कर रहे हैं। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ थ्योरम्स और कुछ करोलरीज स्टडी किए थे। मैं उसको रिवाइज करने जा रहा हूँ, खास करके क्योंकि आपको वो ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने पहला थ्योरम सीखा था, जिसमें सीखा है टू नॉन जीरो वेक्टर्स, जो वेक्टर जीरो नहीं है, ऐसे टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। वो कोलिनियर हो सकते हैं इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स। नॉन जीरो लिखा तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स m and n, at least one of them is non-zero such that m into a vector plus n into b vector is equal to 0। ठीक है। अब इसकी करोलरी, अब इसमें दो कंसेप्ट सीखे हैं कि वेक्टर कोलिनियर है तो उनका लिनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, और अगर इनका लिनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो दैट वेक्टर्स मस्ट बी कोलिनियर। उसमें करोलरी क्या बताती है कि इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट कोलिनियर and then also m into a vector plus n into b vector is equal to 0, then m is equal to 0 and n is equal to 0। यानी दो वेक्टर का लिनियर कॉम्बिनेशन जीरो है मगर दोनों वेक्टर नॉन कोलिनियर है, एक ही डायरेक्शन में या लाइक या अनलाइक वेक्टर नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो m और n दोनों भी स्केलर्स की वैल्यू जीरो होना जरूरी है। दूसरे करोलरी में हमने सीखा कि कोई भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के लिए अगर उनके दो लिनियर कॉम्बिनेशन सेम है, इसके लिए एग्जांपल में दे सकते हैं हम। सपोज एग्जांपल में एक आधी जगह पे ऐसा आया कि x इंटू ए वेक्टर प्लस 3 इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 इंटू ए वेक्टर प्लस y इंटू बी वेक्टर। तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, ए वेक्टर के टर्म को ए वेक्टर के टर्म के साथ और बी वेक्टर के टर्म को बी वेक्टर के टर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3। ये तीन कंसेप्ट हमने स्टडी करने के बाद एक थ्योरम सीखा कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड अ वेक्टर आर वेक्टर इज कोप्लेनर विथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आर वेक्टर एक थर्ड वेक्टर है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ कोप्लेनर है, then that vector is coplanar with a vector and b vector if and only if there exist unique scalars t1 and t2 such that r vector is equal to t1 into a vector plus t2 into b vector। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो ये तीन में से कोई भी एक वेक्टर अनदर टू वेक्टर्स के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। वो हमने यहां पे लिखा है कि if a vector, b vector, c vector are coplanar vectors, then any one of a vector, b vector, c vector, ये तीनों में से कोई भी एक वेक्टर can be expressed as a linear combination of another two vectors। उसी में सेकंड, ये लिनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है? ये दो वेक्टर्स का हो सकता है, तीन वेक्टर्स का या n वेक्टर्स का। इसलिए हमने यहाँ पे a1, a2, a3 and so on up to an are n vectors, एंड उन n वेक्टर्स के लिए हमने n स्केलर्स लिए। सपोज m1, m2, m3 and so on up to mn are n scalars, then the term m1 into a1 vector plus m2 into a2 vector plus m3 into a3 vector plus and so on mn into an vector is called linear combination of given n vectors। यानी ये जो a1, a2, an है, इन सब वेक्टर्स का ये लिनियर कॉम्बिनेशन हो गया। यानी ये बोर्ड पे this is said to be linear combination of a vector and b vector, this is said to be linear combination of a vector, यानी दो वेक्टर का लिनियर कॉम्बिनेशन है। अब इसके आगे हमने तीसरा थ्योरम स्टडी किया था। ठीक है, देखते हैं क्या स्टडी किया था थ्योरम। देखिए, कल के लेक्चर में हमने और एक थ्योरम स्टडी किया था, थर्ड थ्योरम। थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लेनर if and only if there exists a non-zero linear combination x into a vector plus y into b vector plus z into c vector is equal to 0 with x, y, z are not all zero at a time। ठीक है,
यानी तीन वेक्टर कोप्लेनर हो सकते हैं जब उनका लिनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर आएगा, या उसका वाइस वर्सा, इफ linear combination of three vectors is zero vector, then that three vectors are always said to be coplanar vectors. यानी आपको आगे चल के एग्जांपल्स में कहीं पर भी 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर माइनस 7c वेक्टर इज इक्वल टू 0 ऐसी कंडीशन दिखती है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर्स, गारंटेड। ठीक है, यानी जब भी तीन वेक्टर का लिनियर कॉम्बिनेशन जीरो आएगा तो दैट थ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज सेड टू बी कोप्लेनर, बिकॉज इन दिस पोजीशन वी कैन राइट दिस 7c vector is equal to 3a vector plus 5b vector, and then c vector can be written as 3 by 7a vector plus 5 by 7b vector. Means we can say that one vector is written as a linear combination of another two vectors, means that three vectors are coplanar vectors. दिस इज थ्योरम थर्ड। उसके बाद इसके दो करोलरीज याद रखना है हमें कि इफ थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर, एंड देन आल्सो x into a vector plus y into b vector plus z into c vector is equal to 0 vector, then definitely values of x, y and z must be 0, because अगर एबीसी नॉन कोप्लेनर है फिर भी उनका लिनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो आता है तो x, y और z की वैल्यू जीरो चाहिए। अगर ये जीरो नहीं है तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेटली याद रखना है। और उसके बाद ये वाला पॉइंट याद रखना है एज करोलरी नंबर 2, the vectors a vector, b vector and x into a vector plus y into b vector are always coplanar for all values of x and y. यानी आपको कभी कोप्लेनरिटी चेक करनी है a वेक्टर, b वेक्टर, 4a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, ये तीन वेक्टर आपको दिए हैं, तो these vectors are always said to be coplanar vector. इन वेक्टर्स को हमेशा कोप्लेनर वेक्टर्स कहना है। समझ में आ रहा है? अब इसके आगे हम सीखने जा रहे हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस। इसमें आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, जैसे हमने दो एक्सिस निकालने के बाद चार क्वाड्रेंट्स फॉर्म होते हैं, ये हमें पता है। लेकिन जब तीन एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, ये आपको इमेजिन करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं पूरी चीजें आपको समझाने वाला हूं, बहुत ही कंसंट्रेशन से ध्यान दीजिए। ओके, आफ्टर द concepts which we have studied, now we are going to study what is a vector in two dimension. Consider a two-dimensional plane formed by x-axis and y-axis. This is the x-axis, y-axis, and this is origin O. When we take the scale on these x-axis and y-axis with some unit measurement, we'll denote them as 1, 2, 3, minus 1, minus 2, and so on. 1, 2, 3, minus 1, minus 2, and so on. Now, if you take a point A is here, this OA vector, which is in the positive direction of x-axis, having this vector's length as 1 unit, means this vector is said to be unit vector, and this OA vector is generally denoted by I cap. This is also known as basic unit vector. And if you take point B at this place, that is 0, 1, then OB vector with this direction, OB vector is denoted by J cap. This I vector and J vector, these are nothing but unit vectors,
along the positive x-axis and positive y-axis. They are said to be basic unit vectors. Now, when we take any point, suppose I have taken the point 3, 2 here. Suppose this is point P with coordinates 3, 2. Then look at this. Suppose this is point M and this is point N. Here we'll get OM vector is nothing but 3 times the OA vector, means it can be written as 3I cap, and ON vector is 2 times the OB vector, means it is written as 2J cap. If you join this OP, then OP is nothing but diagonal of this quadrilateral OMPN, means using parallelogram law of vector addition, OP vector is said to be OM vector plus ON vector using parallelogram law, and hence OP vector can be written as 3I cap plus 2J cap, and this vector is said to be two-dimensional vector. Vector in a plane, एक प्लेन में का वेक्टर है. आप कहीं पर भी एक आधा वेक्टर ले सकते हैं. सपोज दिस इज अ वेक्टर, this is point A, this is point B. आपको अगर यहां से हम परपेंडिकुलर डालते हैं और यहां से ये परपेंडिकुलर डालते हैं, दिस इज सेड टू बी AB वेक्टर. अब A के कोऑर्डिनेट कुछ लीजिए आप, सपोज x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स लेंगे x2 y2. ठीक है, तो आपका जो ये AB वेक्टर फॉर्म होने वाला है, क्या होगा? AB वेक्टर के लिए आप पहले AB वेक्टर निकालना है तो पहले ये दो वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे आपको. जैसे कि हमने पोजीशन वेक्टर में देखा था, A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, जैसे P के कोऑर्डिनेट 3, 2 आए तो इसका क्या आ गया? P वेक्टर OP वेक्टर इज 3I plus 2j. इट इज आल्सो नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, मींस उसको स्मॉल p वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं, 3I plus 2j. तो यहां पे जैसे ये वेक्टर्स है तो आपको निकालते समय AB वेक्टर अगर निकालना है, AB वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, तो आपको इसके पोजीशन वेक्टर में B वेक्टर माइनस A वेक्टर करना पड़ेगा. जैसे B के कोऑर्डिनेट x2 y2 है तो B के टू डायमेंशनल वेक्टर xi x1 x2 i कैप प्लस y2 j कैप ऐसा होगा, और माइनस इसमें से करना पड़ेगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप. That is nothing but equal to x2 minus x1 into I cap plus y2 minus y1 into j cap. अगर किसी वेक्टर का आपको इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों के अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो वो वेक्टर आपको टू डायमेंशनली रिप्रेजेंट करने आता है. दिस इज अबाउट द वेक्टर इन टू डायमेंशन. इसके आगे हम सीखने वाले वेक्टर इन 3 डायमेंशन. 3 डायमेंशन में वेक्टर सीखने के लिए आपको पहले सीखना है 3 डायमेंशनल स्पेस. तो देखिए, तो 3 डायमेंशनल स्पेस आपको इमेजिन करना है. इट इज मेड अप ऑफ 3 एक्सिस. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 3 प्लेन्स. 3 प्लेन से बनता है. कोई भी 2 प्लेन एक दूसरे को परपेंडिकुलर कंसीडर किए हमने. एक प्लेन ऐसा लिया और उसको एक परपेंडिकुलर दूसरा प्लेन लिया, तो इन 2 प्लेन का इंटरसेक्शन जो है वो एक लाइन होती है, और इन 2 प्लेन को फिर से परपेंडिकुलर होने वाला एक तीसरा प्लेन हमने डाल दिया. तो वहां पे कैसा कंडीशन फॉर्म होता है देखिए. जैसे कि मैं इस
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक प्लेन, एक्स वाई प्लेन जिसे बोलेंगे हम, वो प्लेन लिया। उसको ये जो वाई जेड प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन उसको परपेंडिकुलर डाल दिया, और उसी में ये जेड एक्स प्लेन जो है, ये जेड एक्स प्लेन मैंने उन दोनों को परपेंडिकुलर होने वाला एक जेड एक्स प्लेन डाल दिया। आपको ये अच्छे से अगर समझना है तो आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम के किसी कॉर्नर में आप देखिए, कॉर्नर में देखना है। एक कॉर्नर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस कॉर्नर के साथ ही 3 लाइनें बन रही है। एक लाइन ये साइड में, एक ये साइड में, और एक ऊपर जाने वाली लाइन। ऐसे 3 लाइन से आपको किसी भी कॉर्नर में देखिए आप, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। और जो फ्लोर्स और जो वॉल्स है वो प्लेन रिप्रेजेंट करते हैं। समझो आप जिस प्लेन पे बैठे हुए हो, जहां फ्लोर पे बैठे हुए हो या पैर रखा हुआ है, दैट फ्लोर इज सेड टू बी एक्स वाई प्लेन। उस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन कहेंगे। आपके राइट साइड में जो भी वॉल रहेगी उसको वाई जेड प्लेन कहिए, और आपके सामने जो प्लेन है उसको आप जेड एक्स प्लेन कहिए। तो आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इनके पोजीशंस पता चलेंगे। अब हम जब ये तीनों, दो वॉल और ये फ्लोर, इनको जब आप इनफाइनाइटली इमेजिन करते हो सब तरफ बड़ा हुआ, तो आपको ऐसे नजर आएगा कि यहां पे 8 रूम बन चुके हैं। जिस रूम में आप खड़े हो वो एक रूम, आपके साइड में जो वॉल को आपने वाई साइड प्लेन कंसिडर किया हुआ है उसके उस साइड में एक रूम बना है। आपने जिसको एक्सेड प्लेन बनाया है उसके पीछे एक रूम बना है, और कॉर्नर में सामने एक चौथा प्लेन रूम बना है। और ऐसे ही 4 रूम आपके नीचे के फ्लोर में होंगे। तो आप इसको अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे व्हाट इज 3 डायमेंशनल स्पेस। अब ये जो रूम बनते हैं, जैसे 2 डायमेंशनल में 2 एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये क्वाड्रेंट्स बनते हैं, वैसे ही जब 3 एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके, 3 प्लेन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये 3 प्लेन मिलके बनाते हैं 8 रूम, और ईच रूम इज सेड टू बी ऑक्टेंट। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट बोलते हैं। ये 8 ऑक्टेंट होते हैं जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस से बना हुआ ऑक्टेंट है। उसमें प्लस 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 ऐसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, साइन कन्वेंशंस, और प्लस और माइनस के हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो प्लस प्लस माइनस, देन प्लस प्लस माइनस, देन प्लस माइनस माइनस, देन प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और आखिरी वाला होगा माइनस माइनस माइनस। ऐसे साइन कन्वेंशन के आपके 8 ऑक्टेंट्स बनेंगे। ठीक है। अब इसमें जब भी आप एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपको लेने हैं। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लेते हो तो इट्स कोऑर्डिनेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ x00 whose distance from origin is x। वैसे हम y एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट 0,y,0 ऐसे होंगे। z एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट 0,0,z इस फॉर्म में। आप xy प्लेन में इस yz प्लेन का कोई भी पॉइंट है, yz प्लेन का पॉइंट, तो दैट पॉइंट हैज इट्स कोऑर्डिनेट 0,y,z। xy प्लेन में कोई भी पॉइंट लेते हो आप, ये पॉइंट लेते हो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y, 0 के फॉर्म में, बिकॉज दैट पॉइंट लाई ऑन xy प्लेन। zx प्लेन पे कोई अगर पॉइंट आप लेते हो, दिस इज अ पॉइंट ऑन zx प्लेन, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म x, 0, z। और स्पेस में यानी एम्प्टी स्पेस में आप कहीं पर भी पॉइंट लेते हैं ऐसा, जहां पे आप खड़े हो, बैठे हो,
वहां पे x, y, z यानी तीनों कोऑर्डिनेट्स नॉन जीरो होंगे। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0,0,0 होंगे। समझ में आ रहा है? तो इस कंसेप्ट को अच्छे से आपको समझने के लिए क्या होता है थ्री डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, ये समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जो एक 7-8 मिनट का वीडियो है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। With respect to its distance from the reference axis. In three-dimensional space, we identify a point with respect to the distances from the three reference planes. Let's see what these reference planes are and how to locate a point in space. We take two planes perpendicular to each other. The intersection of these two perpendicular planes is a straight line. Let's take another plane perpendicular to both the existing planes. With the intersection of this plane with the two existing planes, we get three lines mutually perpendicular to each other. These lines are called axes and are named as x, y, and z. The point of their concurrence is called the origin. The origin is denoted by the letter O. By convention, we consider the xy plane as the horizontal plane. Distances are measured starting from the origin. Distances measured in one direction are taken as positive and in the opposite side as negative. For example, the distance measured from the origin along the x-axis along the direction shown is taken as positive. The distance measured from the origin in the opposite side is considered negative. To indicate this, we assign the symbol x dash. A similar convention is followed for calculating the distances along the y and z axes. The plane formed by the x and y axis is called the xy plane. Similarly, the plane formed by the y and z axis is called the yz plane. And the plane formed by the z and x axis is called the zx plane. The xy plane, yz plane, and zx plane divide space into 8 octans. Here, XOYZ is an octant. This octant is enclosed by the XYZ axis. Similarly, the other octants are named according to the axes that enclose them. Any point in space is represented with the help of the distances that it measures with respect to the planes. These distances are called the coordinates of the point. Suppose we have a point P in space. The coordinates of this point are x, y, z. Each coordinate individually indicates the shortest distance of the point from the corresponding plane. For example, the coordinate x determines the shortest distance of the point from the yz plane. Similarly, the y coordinate represents the distance of the point from the zx plane, and z represents the distance of the point from the xy plane. The coordinates of the origin are 0, 0, 0. Having seen the coordinate axis, we will explore how we use the coordinate axis in locating a point in the coordinate space. Given a point in space, we can measure its distance from the coordinate planes. Let's see how. One way is to drop a perpendicular on the xy plane. Let this perpendicular meet the xy plane at point Q. Then, we drop a perpendicular from Q on the x-axis. This meets at a point, say R. Distance OR is the x-coordinate
RQ is the y coordinate and PQ is the z coordinate. If we are given the coordinates of a point, then we can trace the point as shown. First, we will identify a point, say R, on the x-axis, which is at a distance x from the origin. Next, we draw a perpendicular of length y from point R and parallel to the y-axis on the xy plane to a point, say Q. Lastly, we draw a perpendicular of length z from point Q perpendicular to the xy plane. We can observe an interesting property among the coordinates of the points. Any point that lies on the x-axis will have its coordinates in the form x, 0, 0. For example, a point at a distance of 6 units from the origin on the x-axis will have the coordinates 6, 0, 0. Similarly, the points that lie on y-axis will have coordinates of the form 0, y, 0, and the points on the z-axis will have coordinates of the form 0, 0, z. Here the letters x, y and z belong to the set of real numbers. Any point on the xy plane will be of the form x, y, 0. Shown here are some points on the xy plane. Any point on the yz plane will be of the form 0, y, z, and a point on the zx plane will be of the form x, 0, z. Here the letters x, y and z belong to the set of real numbers. Having seen how a given point is traced in space, we will now locate a point using the intersection of planes. First, we will take a plane at a distance x and parallel to the yz plane. Next, a plane parallel to the xz plane and at a distance of y is taken. Finally, another plane parallel to the xy plane and at a distance of z is taken. First, let's take two planes, one parallel to the yz plane and the other parallel to the xz plane. The intersection will be a line parallel to the z-axis. Likewise, the intersection of the other planes creates lines as shown. The concurrence of these lines is point P. The coordinate axes divide the coordinate space into 8 parts, called octans. The sign of the coordinates determine the position of a point in a particular octant. For example, the point 2, -3, 3 lies in the 4th octant. The x-coordinate of the point is 2. So we measure 2 units along the x-axis and mark a point. The y-coordinate is -3. So from this point, we measure 3 units on the xy plane in the direction of OY' parallel to the y-axis. We mark a point there. For the z-coordinate, that is 3, we measure 3 units from the point perpendicular to the xy plane. We can notice that the point lies in the 4th octant. The table shown here gives the details of the octant according to the signs of the coordinates of a given point. In this module, you learned that the coordinate space, together with coordinate axes, is called the coordinate system. The coordinate axes divide the coordinate space into 8 parts, called octans. Any point that lies on the x-axis will have its coordinates in the form x, 0, 0. Any point that lies on the y-axis will have its coordinates in the form
0, y, 0. Any point that lies on the z-axis will have its coordinates in the form 0, 0, z. Any point on the xy plane will be of the form x, y, 0. Any point on the yz plane will be of the form 0, y, z. Any point on the zx plane will be of the form x, 0, z. तो बच्चों, कैसा लगा आपको वीडियो में आपने जो भी देखा है अभी, स्पेस कैसा है, ऑक्टेंस कैसे बनते हैं, हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यानी उसका वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस होता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट यानी उसका जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस होता है, और उसका जेड कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस होता है। ये सारी चीजें आपने सीखने के बाद हम आगे चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। देखिए, जैसे हमें पता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स है, जिन्हें हम बेसिक यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, दैट आर बेसिक यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं? बेसिक यूनिट वेक्टर्स ये होते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप इज नथिंग बट अ वेक्टर। जैसे मैंने यहां पे 3 पॉइंट लिए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे। एक पॉइंट लिया है 1, 0, 0, तो ये जो वेक्टर हो गया, सपोज दिस इज पॉइंट ए, तो ओ ए वेक्टर हो गया आई कैप। यहां पे अगर मैं ये बी पॉइंट है 0, 1, 0, तो ओ बी वेक्टर इट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, therefore it is j cap, and C is a point with coordinate 0, 0, 1 whose distance from origin is 1 unit, therefore it is known as k cap along the positive direction of z axis. These three vectors are basic unit vectors. अब देखिए, जैसे कि मैंने यहां पे 3 वेक्टर्स है, ox वेक्टर, oy वेक्टर और oz वेक्टर। ox वेक्टर, अब ये ox वेक्टर जो है, मैंने यहां पे डिस्टेंस लिखा हुआ है कि x ये पॉइंट o से 2 यूनिट डिस्टेंस पर है, लेकिन डायरेक्शन i का ही है, तो ox वेक्टर बन जाएगा 2i कैप। वैसे ही ये oy का डिस्टेंस जो है 3 है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज 3 यूनिट एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ j वेक्टर, therefore y vector is nothing but 3j cap, and oz vector is at a distance of 4 units from origin, therefore oz vector is 4k cap। और जब आपको ऐसा वेक्टर मिलेगा, सपोज p वेक्टर इज गिवन एज 2i cap plus 3j cap plus 4k cap। For this vector, this 2i cap, 3j cap and 4k cap, they are said to be components of the vector। इनको components बोलते हैं। These are said to be components of the vector। ठीक है, किसी भी वेक्टर को ये components होते हैं। जैसे ही हम वेक्टर किसी ये फॉर्मेट में लिखते हैं, तो वो वाले वेक्टर ऐसे x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे होंगे। अगर इसमें कहीं पे माइनस साइन आता है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ये याद रखिए। समझ में आया आपको? इसके बाद चलते हैं, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट x, y, z इन अ स्पेस। स्पेस में किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? तो पहले पोजीशन वेक्टर पता है हमें कि पोजीशन वेक्टर यानी सपोज दिस इज अ पॉइंट p इन अ स्पेस विद कोऑर्डिनेट x, y, z, तो इस p पॉइंट को ओरिजिन से जब हम ज्वाइन करते हैं, that vector is nothing but p vector, which is said to be position vector of point p, that is op vector। op vector is nothing but p vector। ये पोजीशन वेक्टर पॉइंट p का है, लेकिन हमें इसे रिलेट करना है विद द कोऑर्डिनेट्स x, y, z। तो इसका पोजीशन वेक्टर, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालना? जैसे 2 डायमेंशनल में हमने देखा था, एक पॉइंट लिया था और उसका पोजीशन वेक्टर हमने बना के देखा था, वैसे ही हम इसमें करेंगे। तो देखिए, जैसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y, z है, इसका x कोऑर्डिनेट यानी क्या होता है? x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मींस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम yz प्लेन। तो ये yz प्लेन है, ये yz प्लेन है,
तो P पॉइंट का YZ प्लेन से डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस Y x है, सपोज ये क्या है, x है, इतना डिस्टेंस x है। अब ये जो डिस्टेंस है इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू दिस डिस्टेंस बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन, और ये जो जितना डिस्टेंस है इट इज सिमिलर टू दिस OA। अब यहां पे क्या हो गया, OA इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और OA पे होता है एक आई कैप, तो आपका OA वेक्टर यहां बनेगा, OA वेक्टर इज इक्वल टू x इंटू आई कैप। समझ रहे हो आप? बिकॉज point P is at a distance of x units from YZ plane because its coordinate x coordinate is x, और किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी उसका YZ प्लेन से डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस x है तो ये भी x बन गया, ये भी x बन गया। वैसे जैसे हम y कोऑर्डिनेट की तरफ जाते हैं तो y कोऑर्डिनेट मींस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम zx प्लेन, तो ये zx प्लेन है, तो P से लेके m तक का डिस्टेंस जो होगा वो होगा y। अब ये अगर डिस्टेंस y है तो इसकी अपोजिट साइड ये भी डिस्टेंस हो गया y, और इस पैरेललोग्राम में ये डिस्टेंस हो जाएगा y। तो OB की लेंथ कितनी हो गई y, और OB इज अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस अलोंग होता है अपना j कैप, तो OB वेक्टर क्या बनेगा, OB वेक्टर इज नथिंग बट y इंटू j कैप। समझ रहे हो आप? और P पॉइंट का z कोऑर्डिनेट है z, यानी इसका डिस्टेंस फ्रॉम XY प्लेन इज नथिंग बट z, ये z होगा। ये अगर z है तो इसकी अपोजिट साइड ये भी z होगी, और ये z है तो इसकी अपोजिट साइड यहां पे इस पैरेललोग्राम में ये अपोजिट साइड यानी OC जो डिस्टेंस है वो z बन जाएगा, O से लेके z तक, C तक, और इस डायरेक्शन में होता है अपना k कैप। तो वैसे हमें मिलेगा OC वेक्टर इज नथिंग बट z इंटू k कैप। समझ में आ रहा है? अब OC अगर z इंटू k कैप बन गया, OC वेक्टर इज z इंटू k कैप, तो OC वेक्टर का उतना ही होगा ये LP वेक्टर, ये होगा z इंटू k कैप। जैसे हमने निकाला है यहां पर OA वेक्टर और OB वेक्टर, आप अगर OL वेक्टर की तरफ देखेंगे, OL वेक्टर इज नथिंग बट OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर, बिकॉज दिस quadrilateral OALB is nothing but a parallelogram and OL is nothing but diagonal of this parallelogram, so it can be written as xi cap plus yj cap। समझ में आ रहा है? अब ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं इन ट्रायंगल OLP, दिस OL वेक्टर प्लस LP वेक्टर इज नथिंग बट OP वेक्टर, और OL वेक्टर हमने फाइंड किया है, OL वेक्टर इज नथिंग बट x इंटू आई कैप प्लस y इंटू j कैप। OL वेक्टर इज x आई कैप प्लस y j कैप, एंड प्लस LP वेक्टर जो है, LP वेक्टर इज नथिंग बट z इंटू k कैप, तो दिस इज नथिंग बट z इंटू k कैप। समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए, जब भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y, z, तो उसका पोजीशन वेक्टर P वेक्टर बिकम्स x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। यानी कोई पॉइंट है, अगर सपोज M इज अ पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट्स 2, -3, -5, then its position vector M vector is 2i cap minus 3j cap minus 5k cap। जब भी आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जैसे समझो पॉइंट A है विथ कोऑर्डिनेट 5, 0, -4, तो A वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, 5i कैप प्लस 0j कैप माइनस 4k कैप्स। तो j कैप यहां पे नहीं लिया तो भी चलेगा, तो इट बिकम्स 5i कैप माइनस 4k कैप। तो इस कंसेप्ट में हमने सीखा है कि पॉइंट को कोई भी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर हम कैसा लिख सकते हैं।
ये आपका थोड़ा फिजिक्स में भी हुआ है, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में ले रहे हैं। आशा करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। इसके आगे हम जाने वाले हैं लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स की तरफ। एनी वेक्टर इन अ स्पेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो आज के लेक्चर में इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।